नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट नाइट का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री राठौड़ ने केंद्रीय बजट की सराहना की। बीकानेर में कहा, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला बजट। केंद्रीय बजट पर भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में हुई पत्रकार वार्ता। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बजट को सराहा। उदयपुर में दिखा साहित्य और कला का अनूठा संगम। राजस्थान साहित्य अकादमी परिसर में हुआ कार्यक्रम। बीकानेर में पर्यावरण बचाओ महापड़ाव का दूसरा दिन। अनशन पर बैठे 363 साधु संत और पर्यावरण प्रेमी। बीकानेर कलेक्ट्रेट पर नर्सेज एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। नई भर्ती जारी करने में संविदा कर्मियों को अतिरिक्त बोनस की मांग। बीबीजी रामजी एक्ट से मोदी सरकार ने गांवों को दी निर्णय की ताकत। राजसमंद में पूर्व जिलाध्यक्ष बारट ने दी जानकारी। हत्या के प्रयास के आरोपी को 4 वर्ष का कठोर कारावास। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार ने सुनाया फैसला। दक्षराज सिंह मेवाड़ परिवार सहित मिले पीएम से। प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में हुई शिष्टाचार भेंट। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ओर उठाया गया साहसिक कदम है और वर्ष 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। राठौड़ ने कहा कि बजट में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, युवाओं को कौशल के साथ जोड़ने, एमएसएमई उद्योगों की क्रांति लाने, किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में ये पहल की गई है। राठौड़ ने कहा कि बजट से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं और किसानों के सपने साकार होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत का है और वर्ष 2014 में हम दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। जल्दी हम जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन पत्र है। ये वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। केंद्र सरकार द्वारा इस बजट में युवाओं की कौशल क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2047 में हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बने, हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था और कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक बेजोड़ नमूना है। समावेशी विकास का ये बजट है। इस बजट में जहाँ महिलाओं का स्वावलंबन की चिंता की गई है, वे कौशल के साथ हमारा नौजवान जुड़े, एमएसएमई उद्योग हमारे और बढ़े, उद्योगों में क्रांति आए, किसान के लिए आज आधुनिक खेती के साथ किसान जुड़े और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के सिरमौर बने। हेल्थ टूरिज्म की बात भी इसमें कही गई है। ये बजट जहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने का बजट है, वहीं किसानों के सपनों और नौजवानों को सपनों को साकार करने का बजट है। इस बजट को लेकर आज पूरे देश के अंदर प्रशंसा हो रही है। आने वाला समय हिंदुस्तान का है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत में हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई बजट के प्रावधान किए गए हैं, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं कर चुका हूँ। पर्यावरण को बचाना आज की आवश्यकता है। आज बिगड़ता हुआ वातावरण और प्रदूषण कई बीमारियों को लेकर आ रहा है। पर्यावरण के साथ साथ में आज में वैकल्पिक ऊर्जा, क्योंकि पर्यावरण को दूषित करने में हम जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और उसकी वैकल्पिक ऊर्जा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है। उस सब का भी ध्यान रखना है। पर पर्यावरण और विकास दोनों में सामंजस्य हो, ये आज की आवश्यकता है। उसी ओर भजनलाल जी की सरकार बढ़ रही है। उसी ओर आपने देखा होगा, अरावली की बात जब आई तो अरावली के अंदर भी भारत सरकार ने स्पष्ट स्टैंड लिया। अरावली
हमारी संस्कृति से जुड़ी, हमारे पर्यावरण की जुड़ी हुई है। हमारे एक तरह से हमारे मरुस्थल को रोकने में हमारी जीवन रेखा है। उसी प्रकार ये पर्यावरण और विकास दोनों को समावेश करके आगे बढ़ने के लिए कर संकल्पबद्ध राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार और हिंदुस्तान की मोदी जी की सरकार। सर, चुनावी बजट बताया जा रहा है इस बजट में, आगे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर बजट। मैं समझता हूँ कि बजट को देखने का चश्मा अलग अलग है। अगर पूरा बजट पढ़ लेते तो इस बजट के अंदर लोग कहते यही है कि ये इस बजट के अंदर ये समावेशी बजट बनाया गया है और इस बजट के साथ एक विकसित हिंदुस्तान का विकसित रोड मैप लिया गया है और इसमें कई किसी चुनावी राज्य को फोकस करके कोई बात नहीं कही गई है। मैं समझता हूं कि अगर पूरा बजट पढ़ेंगे तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बजट देश के सर्वांगीण विकास, आर्थिक मजबूती और आमजन के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मंत्री रावत ने कहा कि केंद्रीय बजट में गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखा गया है। बजट के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण व शहरी विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए प्रावधान देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। मंत्री ने कहा कि यह बजट राज्यों के साथ समन्वय को और मजबूत करेगा और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति प्रदान करेगा। साथ ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को साकार करता है। प्रेस वार्ता के दौरान रावत ने टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को बजट से होने वाले विशेष लाभों, एआरसीपी परियोजना, माही और जाखम नदी से मेजा बांध में पानी लाने की संभावनाओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। देखिए, आज मैं भीलवाड़ा के अंदर सर्किट हाउस में भारत सरकार का कल जो बजट पेश हुआ उसके बारे में आम जन को और आप सब लोगों को अवगत कराने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रशांत जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक और मेरे बड़े आदरणीय गोपाल जी खंडेलवाल और आप सभी पत्रकार मित्र पधारे हैं। हमारे जो केंद्र सरकार का जो बजट है, गरीब कल्याण को, किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को समर्पित बजट है। इस बजट में आपने देखा कि सर्वस्पर्शी और सबको साथ लेने वाले, सबका साथ सबका विकास को समर्पित बजट है। और हम भीलवाड़ा को की बात करें तो हमारे जो टेक्सटाइल पार्क की जो मशीनों पे इंपोर्ट ड्यूटी 18% लगती थी उसको जीरो किया गया। और जो भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल पार्क की वर्षों से मांग थी, हमारे देश के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क बने, उसकी घोषणा हुई। निश्चित रूप से कहीं न कहीं भीलवाड़ा को भी इसका फायदा मिलेगा। हमारी सरकार, राजस्थान सरकार इसके लिए पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा भी हर क्षेत्र के अंदर ये बजट अच्छा रहेगा, विकास के लिए रहेगा, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी हमारा बजट है। उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में साहित्य और कला का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर शारदा भट्ट द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई, जिसने उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात कहानी वाला रजत ने साहित्यकारों के बीच अपनी आवाज का जादू बिखेरा। हस्तशिल्पकार हेमंत जोशी ने साहित्य अकादमी विद्यालय के संघ विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि साहित्य अकादमी की पहुंच सरकारी विद्यालयों तक होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी देश की विविध कलाओं, साहित्य और संस्कृति से परिचित हो सके। शैली श्रीवास्तव ने अपने समूह के साथ ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों की भरपूर वाहवाही मिली। वरिष्ठ साहित्यकार शारदा पोटा ने साहित्य की दिशा और दशा पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रस्तुतियों और चर्चाओं के साथ लगी प्रदर्शनियों ने भी विशेष आकर्षण पैदा किया। स्केच आर्टिस्ट राहुल बाली ने संभागीय आयुक्त का प्रत्यक्ष स्केच तैयार किया। वरिष्ठ रंगकर्मी की अनायास आर्ट एक्सप्रेशन शीर्षक से अनूठी चित्रकला प्रदर्शनी लगी। वरिष्ठ साहित्यकार कुंदन बाली की बतियाती किताबें प्रदर्शनी में उनके लेखन से परिचित हुए। नीलोफर मुनीर की चित्रांकन, क्राफ्ट और पेपर मेशी की कलाकृतियां तथा रुचि सुखवाल की आर्टिसेन पोटली क्राफ्ट में वेस्ट मटेरियल से बनी अनूठी कलाकृतियों ने दर्शकों को अचंभित कर दिया। अंत में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल अरमानी और राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव बसंत सोलंकी ने कार्यक्रम में नवाचारपूर्ण सहयोग के लिए टीम संस्था की प्रस्तुतियों और प्रदर्शनियों की सराहना की। बीकानेर में पर्यावरण बचाओ महापड़ाव का दूसरा दिन है, जहां 363 साधु संत
और पर्यावरण प्रेमी जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे हैं। कांग्रेस और भाजपा के कई नेता भी धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सचिन पायलट ने भी खेजड़ी आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया है। कल हनुमान बेनीवाल ने भी महापड़ाव में शामिल हो सकते हैं। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि वे तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। महापड़ाव में शामिल लोगों का कहना है कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत का प्रदर्शन हुआ। नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम सहित कार्मिकों ने नर्सेज भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और भर्ती में संविदा कार्मिकों को अतिरिक्त बोनस देने की बात कही। नर्सेज एसोसिएशन अध्यक्ष रविंद्र बिश्नोई ने कहा कि वे लंबे समय से अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी को जयपुर में भी रैली का आंदोलन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ और कार्मिक शामिल हुए। उन्होंने सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की मांग की है। जी, क्या मांग है, किस लिए प्रदर्शन किया है? आज का प्रदर्शन सांकेतिक जो रैली निकाली है, ये हमारी मांग ये है कि जो वर्षों से अल्प वेतन में नर्सिंग ऑफिसर निविदा पे काम कर रहे हैं, हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार आगामी जो नियमित भर्ती जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करते हुए मेरिट प्लस बोनस जो एक्सपीरियंस अनुभव आधार पर मेरिट की भर्ती की जाए। क्योंकि सरकार की मंशा एक दो मतलब सरकार के मंत्रियों द्वारा बाहर से ये साफ हुई है कि जो 1965 का जो सेवा नियम है, संविदा सेवा नियम, उसमें संशोधन करने जा रही है। तो हमारी मांग ये है कि संशोधन न करते हुए जो अल्प वेतन में वर्षों से सरकार के लिए संविदा पे इस पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को मेरिट प्लस बोनस से भर्ती करते हुए नियमित किया जाए। इसलिए हमने आज आंदोलन किया है। आगामी 5 तारीख को हम बहुत बड़ी रैली जो राजधानी जयपुर में करने जा रहे हैं। नाम बताएं। मेरा नाम रविंद्र बिश्नोई, अध्यक्ष बीबीएम नर्सिंग एसोसिएशन बीकानेर। भारतीय जनता पार्टी राजसमंद पूर्व जिला अध्यक्ष एवं कोटा देहात जिला संगठन प्रभारी मान सिंह बारठ ने पुठोल पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मनरेगा के कार्मिकों को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बिल ग्रामीण भारत के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो रोजगार, आजीविका और गांव को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव रखता है। भारत ने कहा कि यह कानून मूल रूप से वर्ष 2005 में नरेगा के रूप में लागू हुआ था, जिसे 2009 में महात्मा गांधी का नाम देकर मनरेगा किया गया। अब समय की आवश्यकता को समझते हुए केंद्र सरकार ने इसे और अधिक प्रभावी बनाकर बीबीजी रामजी के रूप में प्रस्तुत किया है। इस बिल के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अपने गांव के विकास का खाका स्वयं तैयार करने और उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाने का अधिकार मिला है। यह शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों को सौंपी है, जिससे गांव अपने विकास का स्वयं नेतृत्व कर सके। भारत ने यह भी कहा कि पहले जहां फैसले दिल्ली से होते थे, अब पंचायत के फीडबैक और गांव की जरूरतों के आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी। साथ ही किसानों के हितों की चर्चा करते हुए बताया कि खेती के चरम सीजन में मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए साल में 60 दिन तक योजना को विश्राम दिया जाएगा। यह कदम किसानों के हित में उठाया गया है, जिस पर पहले की सरकारों ने गंभीरता से विचार नहीं किया। मेवाड़ राजघराने के वंशज व समाज सेवी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी यह मुलाकात हुई। इस दौरान उनके ससुर व उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव भी उनके साथ मौजूद रहे। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अपनी पत्नी व बच्चों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर बातचीत हुई। साथ ही दोनों ने एक दूसरे की कुशलता भी पूछी। शिष्टाचार भेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से भी बात की और उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। इस दौरान लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने क्षेत्र में विभिन्न बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखा। आपको बता दें कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के ससुर कनकवर्धन सिंह देव उड़ीसा के प्रमुख राजनेता हैं और वर्तमान में वे वहां के उप मुख्यमंत्री हैं। कनकवर्धन सिंह देव बोलागीर के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वहीं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की पत्नी निवृत्ति कुमारी मेवाड़ इस शाही परिवार से आती है। कनकवर्धन सिंह की पत्नी संगीता कुमारी सिंह भी राजनीति में सक्रिय हैं। लक्ष्यराज सिंह की प्रधानमंत्री से यह मुलाकात काफी चर्चा में है।
चूरू जिले में तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने हत्या के प्रयास के एक मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने भानीपुरा थाना क्षेत्र के गांव सावर निवासी श्योपत उर्फ संपत पुत्र शंकर लाल को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी आरोपी को भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने की। अपर जिला विशेष न्यायाधीश तारानगर श्री संतोष कुमार जी मीणा ने हत्या के प्रयास के एक मामले में शोपत उर्फ संपत पुत्र शंकरलाल निवासी सावर पुलिस थाना भानीपुरा जिला चूरू को धारा 308 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दोष सिद्ध कर धारा 308 भारतीय दंड संहिता में 4 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।